हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की हमारी क्लास बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से है और इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाएगा। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। तो आइए चलिए इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। तो विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का कौन सा एक उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। ये जो है आंतरिक आरोपण का उदाहरण है। या अगला है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पढ़ाई पर्याप्त नहीं की थी। या ऑप्शन नंबर सी है कि शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरा दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का उदाहरण है। तो देखिएगा कि आंतरिक आरोपण का उदाहरण जो है तो वो इसमें छात्र अपनी सफलता का कारण अपनी पढ़ाई में कमी मानता है जो उसके अपने नियंत्रण में है। सो आंतरिक आरोपण का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की थी। ठीक है, अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला वाला है कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को और खिलौने के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कारण आर है कि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही कह रहा है अभिकथन है। कारण आर में कहा जा रहा है कि क्योंकि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो आपका यहाँ कारण आर भी सही है। तो पहला वाला ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं, या ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, या ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है ए सही है परंतु आर गलत है। तो देखिए, बहुत बच्चे जो हैं तो बहुत छोटी उम्र से ही अपने आसपास के वयस्कों और खिलौनों को देखकर लिंग निर्धारित अपेक्षाओं को समझते हैं और लड़कियों को अक्सर गुड़िया दी जाती है जो पालन पोषण से जुड़ी हुई होती है जबकि लड़कों को खिलौना कारें मिलती हैं जो गति और अन्वेषण से जुड़ी हुई होती हैं। इसलिए सांस्कृतिक मानदंड ही बच्चों की पसंद को आकार देता है। इसलिए अभिकथन ए की अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया और लड़के कारें पसंद करते हैं सही है क्योंकि बच्चे सांस्कृतिक अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करते हैं और यह स्पष्ट करता है कि यह पसंद क्यों बनती है। इसलिए यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी हो रही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डाट डाट बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मूर्त पुरस्कार, सेकंड है सहकर्मी सहयोग, ऑप्शन नंबर थर्ड है सामाजिक अलगाव तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो देखिए, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि बच्चों की संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाता है। तो बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सहकर्मी सहयोग। किसके अनुसार? तो अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की के। ठीक है, वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चे अधिक सक्षम साथी जैसे सहपाठी या शिक्षक के साथ बातचीत करके सीखते हैं और यह साथी पाठ यानी कि स्कैफोल्डिंग प्रदान करता है जो बच्चों को नई अवधारणाएं समझने में मदद करता है। जब बच्चे सहयोग करते हैं
तो वे एक दूसरे को विचार समझाते हैं और दूसरों के दृष्टिकोण सुनते हैं, और यह प्रक्रिया उनकी सोच को स्पष्ट करती है और अमूर्त अवधारणाओं को ग्रहण करने की योग्यता विकसित करती है। इसलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक, तो लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक बच्चों के लिए एक काल्पनिक मित्र के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है, यह संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है, यह विकासात्मक देरी का संकेत है, या ऑप्शन नंबर 4 है कि बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। तो देखिए लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक, तो लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। इसमें वाइगोत्स्की ने जो है तो आंतरिक वाक बच्चों को अपने कार्यों की योजना बनाने, समस्याओं को हल करने और अपनी सोच को नियंत्रित करने में मदद करता है, और यह धीरे धीरे बाहरी जोर से बोले जाने वाले यानी निजी वार्तालाप से विकसित होता है, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं यह आंतरिक और मूक हो जाता है, और यह संज्ञानात्मक अपरिपक्वता यह विकासात्मक देरी का संकेत नहीं है बल्कि सोच का एक परिष्कृत रूप है, और यह काल्पनिक मित्र से संप्रेषण का तरीका नहीं है और वह एक अलग सामाजिक निर्माण है। इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा कि बच्चे के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। आंतरिक वाक्य जो है तो ये बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है इसमें कि 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। अब जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है? तो जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता पारगमनात्मक तर्क है, या नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखिए जीववादी चिंतन है, या ऑप्शन नंबर सी है केंद्रीयन है, या परिकल्पित है। तो देखिए जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, और इसमें बच्चे निर्जीव वस्तुओं में जीवन के गुण देखते हैं और इसे हम जीववादी चिंतन कहते हैं, और बच्चे इस आयु में सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं समझ पाते हैं और वे वस्तुओं को जीवित मान लेते हैं। अब अपर्णा का बटन को जीवित कहना इसी सोच का उदाहरण है कि वह निर्जीव बटन को शर्ट बांधने की क्षमता दे रही है, और यह सोच संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण यानी जो 2 से 7 वर्ष की सामान्य विशेषता है। इसलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जीववादी चिंतन। आइए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता क्या है? कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता होती है ऐसे विद्यार्थियों में, या ऐसे विद्यार्थियों में उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता होती है, या ऐसे विद्यार्थी बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार करते हैं, या ऐसे विद्यार्थी संवाद कौशलों का उच्च स्तर होता है ऐसे विद्यार्थियों में। तो देखिए कि स्वालीनता वाले विद्यार्थियों में बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार देखा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हाथ हिलाना, शब्दों को दोहराना या एक जैसी दिनचर्या पर जोर देना शामिल होता है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है, देखिए इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब अभिकथन ए कह रहा है कि शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विविध दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए, क्योंकि जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कि ए और आर दोनों गलत हैं, या ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, या ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, या ऑप्शन नंबर 4 है कि ए सही है परंतु आर गलत है।
तो देखिए समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को विविध दृष्टिकोणों से परिचय कराना आवश्यक है। इसलिए यहाँ पे अभिकथन ए कह रहा है कि शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा और यहाँ पे आपका कारण आर भी सही होगा। आर में देखिए कि जब छात्र अलग अलग मतों वाले लोगों से बातचीत करते हैं तो उन्हें अपने विचार स्पष्ट करने और दूसरों को समझने का अवसर मिलता है। इसलिए यहाँ पे आपका कारण आर भी सही है। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। तो अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? तथ्यों को रटना या यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट बनाना या समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना या ऑप्शन नंबर डी है समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। तो देखिए अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना। बाकी ये तीनों ऑप्शन नेगेटिव हैं। इसमें देखिए थर्ड में कहा जा रहा है प्रतिस्पर्धा, याद करना, तथ्यों को रटाना, ये सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं जब कोई अवधारणा। तो बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं जब कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है या अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है या ऑप्शन नंबर थर्ड है जटिल से सरल की ओर बढ़ती है या फोर्थ वाला ऑप्शन देखिए कि तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है। तो देखिएगा यहाँ पे कि बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं जब कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। अब बच्चे तब सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं जब अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, क्योंकि यह उन्हें पहले व्यापक ढांचा समझने में मदद करती है। सो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि देखिए सबसे पहले बच्चे एक सामान्य सिद्धांत या व्यापक विचार को समझते हैं और फिर वे उस सामान्य ज्ञान को विशिष्ट उदाहरणों या विचारों से जोड़ते हैं और यह क्रम नई जानकारी को पहले से ज्ञात चीज़ों से जोड़ने में सहायक होता है। इससे समझ गहरी होती है और जानकारी लंबे समय तक याद रहती है। इसलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता। तो विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए या विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता की उपेक्षा की जानी चाहिए। तो उपेक्षा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये निगेटिव होगा। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए। तो ये भी गलत होगा। डी है को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपका तीनों यानी कि बी, सी और डी ये तीनों निगेटिव हैं। तो अधिगम की शैलियों में विविधता मानव जीवन का या मानव विविधता का स्वाभाविक प्रतिबिंब है और जिसे महत्व देना चाहिए। इसलिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।